हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएम एकेडमी। एक नए वीडियो के साथ वापस हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम करवाने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और स्केड्यूल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एपीएसएसबी में पीवाईक्यूज जो है वो कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो हमारे टारगेट एपीएसएसबी का बैच स्टार्ट हो चुका है डी सेक्टर ईटानगर में। जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस चल रहे हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स की और स्केड्यूल्स की। ठीक है, तो एंड तक देखते रहिए। इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और मैं आपको जीके जीएस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन या फिर रिपब्लिक। तो हमारे आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, देखिए आर्टिकल 1 में क्या बोला है। बोला है इंडिया और भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आंसर क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल 1 to 4 में क्या लिखा है, किसके बारे में है भाई, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, बाउंड्रीज के रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके आर्टिकल 1 to 4 बोला गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। आर्टिकल 3 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सिटीजनशिप, इमरजेंसी। देखिए आर्टिकल 3 बोला है ना। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 1 to 4 तो 3 इंक्लूडेड है, जिसमें क्या है, स्टेट्स के बारे में लिखा है, उनकी बाउंड्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। करेक्ट, तो अब आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक, अब याद रखिएगा आर्टिकल 1 to 4 जो है वो तो आपके स्टेट्स के बारे में बताए गए हैं। अच्छा ठीक है, तो 5 to 11 जो है वो आपके सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। क्या है, सिटीजनशिप। आपका एपीएसएसबी का पीवाईक्यू है, जिसमें पूछा गया था आपकी जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पेयर को देखना था और साथ में क्या था, आपकी एक क्वेश्चन भी दिया था जिसमें मैच द फॉलोइंग भी था। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं 5 to 11। फिर अगर आपको बात करें 12 to 35, ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स है। और 36 to 51 जो है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। फिर अगर हम बात करेंगे 51A की, तो उसको याद रखिए कि 51A जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ना। 51 जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाएगा। क्लियर, तो जिसमें बात कर रहा था 36 to 51 ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। और 51A जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर, तो आपको ये याद रखना होगा, सीक्वेंस वाइज आपको पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट यहां पर पूछा है, तो आपको आंसर क्या होगा भाई, आंसर है 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में पूछे तो आपको पता ही होगा 352 से लेकर 360 जो आर्टिकल है वो आपका फंडामेंटल इमरजेंसी प्रोविजंस है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के रिगार्डिंग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आर्टिकल 14 पूछा गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 इंश्योर्स, ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन और ऑप्शन डी राइट टू रिलीजन। तो आर्टिकल 14 मतलब फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग है। तो फंडामेंटल राइट में
आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। करेक्ट आंसर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको आर्टिकल 14 में दो बातें याद रखनी है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। अभी इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है वो आपका यूके से हमने बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? यूके से बोरो किया है। और अगर बात करें कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहां से बोरो किया है? ये हमने यूएसए से, अमेरिका से बोरो किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके। बाकी अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है? तो भैया ये तो आर्टिकल 19 में है ना? 6 आर्टिकल्स है इसमें, मतलब 6 इसके पार्ट्स है, सेक्शंस है। तो आर्टिकल 19 में है ये। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें राइट टू एजुकेशन की, तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है, आर्टिकल 21A में है। और राइट टू रिलीजन 25 to 28 आर्टिकल में है। तो आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट एनालिसिस। इस तरीके से आपको आंसर याद रखना होगा। तो याद रखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके से बोरो किया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? चलिए, आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी में ही था, है ना? आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स कल्चरल राइट्स, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 6 फ्रीडम, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम है ना? कौन से है? 6 फ्रीडम है आपके। कौन से है? आर्टिकल 19 में क्या है आपके? आर्टिकल ABCDEF 6 आपके फ्रीडम्स के बारे में बताए गए हैं राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कौन से में है? आर्टिकल 32 में है, जिसको BR अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल भी कहा है। क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपका रिट जुरिस्डिक्शन आता है। क्या आता है? रिट जुरिस्डिक्शन आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जुरिस्डिक्शन है। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही रिट जुरिस्डिक्शन है और किसी के पास नहीं है? तो आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के पास भी होता है ये रिट जुरिस्डिक्शन। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी ये कौन से आर्टिकल में है? तो पहले ये आर्टिकल 19(1)(f में था, है ना? उसके बाद ये आर्टिकल 31 में था। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन क्या है? आर्टिकल 300A है ना? आर्टिकल क्या है इसका? 300A है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 300A है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 300A है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? राइट टू प्रॉपर्टी। अभी इसकी राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? पहले क्या था इसको? इसका था ये एक फंडामेंटल राइट में था। अभी क्या है? ये एक लीगल राइट है। ठीक है, पहले आर्टिकल 7 थे, अभी आर्टिकल कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, एक को हटा दिया गया। किसको रिमूव किया गया? आपके राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया, इसको याद रखिए। ओके, तो बात करते हैं कल्चरल राइट्स की। कल्चरल राइट्स किस में आते हैं? आर्टिकल आपके कल्चरल राइट्स 29 एंड 30 में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अंडर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसमें आता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सबसे पहले अगर देखेंगे कि 15 में क्या है, 15 में क्या बोला गया है, देखिए 15 में
डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, क्लास, जेंडर, रिलीजियन, कलर, किसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी अगर बात करें आर्टिकल 16, इसमें क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वली सबको मिलेगा, दिया जाएगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 17 क्या है, ये आपका है आर्टिकल, आपके जो क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी उसके रिगार्डिंग है, तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17, ये अनटचेबिलिटी है ना, ये क्या है अनटचेबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, 18 में क्या होगा, ये आपका आ जाता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसमें आप सरकार के द्वारा कोई भी टाइटल है वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते, यूज नहीं कर सकते। बस जो आर्मी वाले हैं, मतलब मिलिट्री है, या फिर जो प्रोफेशनल है, डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो यूज कर सकता है, ठीक है। बाकी जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, सरकार जो प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जो टाइटल्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए, क्या पूछा गया 6 में, ओके जस्ट अ सेकेंड। आर्टिकल 21 डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर इमरजेंसी। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, तो आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया था, इमरजेंसी तो नहीं होगा, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, स्पीच भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है ना। और 21A में क्या है आपका, 21A में राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए, और सॉरी, 21A में क्या बताया गया है आपके, एजुकेशन के बारे में बताया गया है ना, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया, उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 में क्या बोला, आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अमेंडमेंट, फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 32 किसके रिगार्डिंग है, देखिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो आपका आर्टिकल 356 में है, जिसमें बोला गया है स्टेट फेलियर, स्टेट गवर्नमेंट जब फेल हो जाता है तब प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट होता है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 356 इज द प्रेसिडेंट रूल, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट्स क्या है आपके, आर्टिकल 368 में बोला गया है कि हम अमेंड कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंड कौन करेगा, पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में लिखा है ना, आर्टिकल 280 में लिखा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, B.R. अंबेडकर ने कहा था। रिट जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड है, आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट के रिलेटेड है, थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था हमने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 44 में आ जाते हैं। देखिए आर्टिकल 44 क्या बोला है, इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एजुकेशन, पंचायती राज। तो आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये तो नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं है ना, राइट टू इक्वालिटी में नहीं है, तो आपका राइट टू इक्वालिटी आपको पता ही है 14 to 18 है ना, 14 to 18 है, ये तो नहीं है, ओके। तो आपका एजुकेशन भी अगर बात करें तो वो आर्टिकल 45 में, अगर डीपीएसपी की बात करें तो 45 में है, और अगर आर्टिकल 21A की बात करें तो वो फंडामेंटल राइट में आ जाता है, ठीक है। पंचायती राज जो है वो आर्टिकल 40 में आता है डीपीएसपी में, तो करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है आर्टिकल 44 में है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किसने अप्लाई किया है, कौन से स्टेट ने, तो आंसर इज उत्तराखंड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9,
क्या बोला गया है? आर्टिकल 50 डील्स विथ ऑप्शंस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर सीएजी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये तो आपका आर्टिकल 148 में है, तो ये तो नहीं होने वाला है ना। फाइनेंस कमीशन थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 50 जो है वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर ऐड करने हैं या फिर कुछ भी आपको क्वेरीज है वो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 368 डील्स विथ इमरजेंसी, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, फाइनेंस। तो आपको पता ही है, हमने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 368 जो है वो आपका किस में होगा? अमेंडमेंट्स में होगा, है ना। अमेंड कर सकता है हमारा संविधान वो। साउथ अफ्रीका से हमने ये बोरो किया है ना, अमेंडमेंट प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा, चार्टर एक्ट, नन। ठीक है, ये नन होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो 42nd को हम क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42nd में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसी वजह से इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर मैग्ना कार्टा की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35, मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोला है? फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाई ऑप्शंस 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर अमेंडमेंट की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा पंचायत आ चुका है। क्या आया है? पंचायत आ चुका है। ठीक है, 74th की बात करें, अगर हमें पूछ लिया भाई 74th में क्या है, तो 74th में म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, 86th में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। फ्री एजुकेशन क्या है? प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ये 86 अमेंडमेंट 2002 में है, बहुत बार रिपीट हुआ एपीएसएसबी में, याद रखने। ठीक है, अच्छा 44th जो है वो आपके अगर बात करें तो डीपीएसपी में मिलेगा आपको, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में 44th मिल जाएगा। 42nd जो है वो किस में आएगा? तो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज में है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं टोटल? एट प्रेजेंट 11 है, पहले 10 थे, अभी 11th है। तो 11th वाला कौन सा है? तो ये जो आपका 86th अमेंडमेंट है, यही आपका क्या है? 11th नंबर है। ठीक है, टोटल क्या है? 11 है, पहले 10 थे, अभी 11 है। तो ये है आपका 11th नंबर, 86 अमेंडमेंट, जो फ्री लीगल एड फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ, ये आपको सोर्सेस, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सोर्सेस के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। ठीक है, वो भी बहुत पूछे जाते हैं, सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से बोरो किया है? तो आंसर होगा भाई यूएसएसआर, रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। ये याद रखिएगा, ये आपको पूछा आता है, हम इसको भी सॉल्व करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 में 44th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस चेंज, पंचायती राज, जीएसटी, वोटिंग एज। द करेक्ट आंसर इज 44th क्या होगा? देखिए, पंचायती राज तो नहीं होगा, ये तो 73rd है ना। जीएसटी जो है क्या है? 101 है। वोटिंग एज आपका 61st अमेंडमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा है ना, क्या है, 352 से लेकर 360 में बोला गया है, अमेंड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 अभी हमने बताया, अब भी जस्ट बता दिया है ना, जस्ट अभी बता दिया हमने। क्या है क्वेश्चन? वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो 21 से 21 से 18 18 तक चेंज किया गया। कौन से अमेंडमेंट में? 61st, 52nd, 73rd, 86th। तो करेक्ट आंसर इज क्या होगा? 61st अमेंडमेंट 1989 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 52nd जो है ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, 1985 में पास किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 73rd आपको पता ही, 86 भी अभी बताया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 61st। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राइट टू एजुकेशन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, 86th, 44th, 101st। सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इज 86th, है ना, अभी बताया। 86 अमेंडमेंट 2002, 86 अमेंडमेंट 2002, ईयर भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 86 अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन है। कितना? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा, ये बोला गया है। ठीक है, यही आर्टिकल फंडामेंटल राइट में अभी आपको मिलेगा 21A में। चलिए, ठीक है, और डीपीएसपी में 45 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में 45 में, और फंडामेंटल ड्यूटी में जो 11th नंबर है वो। ठीक है, सेम है। तो 3 जगह पर आपको ये 86 अमेंडमेंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय 99th अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी 104th अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए जीएसटी में अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 101st अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपका जीएसटी के रिगार्डिंग है। ओके, लेकिन हमें दूसरा भी याद रखना है। तो 99th के बारे में बात करें तो ये क्या है आपका? एनजेएस की रिगार्डिंग है। ठीक है, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये है आपका 99th अमेंडमेंट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अगर 97th की बात करें, 97th की, ये क्या है आपके? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके रिलेटेड है। ये डीपीएसपी का आर्टिकल 43B 97th अमेंडमेंट से द्वारा क्या है, ये इसके रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद रखिए। ओके, अभी नेक्स्ट याद रखिए 104th अमेंडमेंट के बारे में। 104th अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे तो 104th में 2 अमेंडमेंट है। पहला क्या है आपका? जो एससी और एसटीज है उनका एज जो है 5 ईयर्स से इंक्रीज करके 10 ईयर्स किया गया है। ठीक है, 10 ईयर्स किया गया है। ये आपका कौन सा है? 104th अमेंडमेंट 2020 में हुआ था। अगर हम एक और चीज इंपॉर्टेंट है बात करेंगे कि आर्टिकल 331 में एक्सक्यूज मी, आर्टिकल 331 में ये मेंशन था कि टू मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन सोसाइटी। प्रेसिडेंट के पास पावर था, आर्टिकल 331 में है, लेकिन वो पावर अभी नहीं है। तो 104th में उसको अबॉलिश कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। अगर हम बात करें 333 आर्टिकल, उसमें भी गवर्नर के पास पावर था कि वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में किसी एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन अब वो भी पावर नहीं है, अबॉलिश कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 42nd या फिर 86। द करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज, आपको पता ही है, एंटी डिफेक्शन है तो 52nd है। 61st मैंने बता दिया आपको, ये वाला वोटिंग एज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1989 वोटिंग एज है ये, इसको याद रखिएगा। कितना है? 21 था, 18 किया गया। ठीक है, ये वाला। बट द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज 52nd अमेंडमेंट। ये क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? चलिए
बोल रहा है पंचायती राज सिस्टम स्ट्रेंथेन बाय 73rd अमेंडमेंट, 74th, 52nd, 44th। तो भाई पंचायती राज क्या है आपका 73rd है ना। पंचायती राज क्या है आपका, करेक्ट आंसर है 73rd है। 74 क्या है आपका, म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायती राज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। म्यूनिसिपैलिटी वर एडेड बाय, देखिए हम सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो म्यूनिसिपैलिटी किसका है, 73rd, 74th, 42nd, 86th। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 74th है ना, 73rd पंचायत, 74th म्यूनिसिपैलिटी, करेक्ट। ओके, 1992 इसको याद रखिए। अगर आपको पूछ ले कि भाई डीपीएसपी में कहां मेंशन्ड है, डीपीएसपी में, तो आंसर होगा आर्टिकल 40 में मेंशन्ड है, ठीक है, रिगार्डिंग पंचायती राज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एनजेएसी इंट्रोड्यूस्ड बाय, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन से अमेंडमेंट, 99th, 101, 86, 104। तो 104 तो नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 101 जीएसटी है। करेक्ट आंसर इज 99th अमेंडमेंट है ना, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, तो आपको याद रखने हैं टोटल 106 अमेंडमेंट है। उन अमेंडमेंट्स को हम फिर से क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपको 99, 97, 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6 जो अमेंडमेंट है वो याद रखना है। लास्ट जो 106 है तो उनको याद रखिएगा, ठीक है, हम लेके आएंगे उन क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चन पूछा है 21 में, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्केड्यूल्स कितने हैं टोटल, तो उसको याद रखने का आपको सबसे पहले क्या है, 12 स्केड्यूल्स है ना। कितना है आपके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कितने हैं, 12 स्केड्यूल्स है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको पता, ये एक बहुत पुराना ट्रिक है, क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर क्या है आपका, टी फॉर, अगर कोई पूछे टी क्या है, तो ये जो टी जो है वो टी आपका किस में आ जाता है, टेरिटरीज में आ जाता है, जो आर्टिकल 124 में है, मैंने बताया था वही वाला, ठीक है। ई फॉर एम्यूलमेंट्स, मतलब क्या है, एम्यूलमेंट्स मीन सैलरी है ना। ए फॉर एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन, जो प्लेज लिया जाता है उसके रिगार्डिंग है। आर फॉर राज्यसभा, सीट्स एलोकेटेड टू राज्यसभा, स्टेट्स के कौन से स्टेट्स के कितने सीट्स होने चाहिए राज्यसभा में, उसके बारे में है। फिर क्या है आपका, स्केड्यूल एरियाज, फिर अदर स्केड्यूल एरियाज, 4 यहां पर स्टेट्स आते हैं अदर स्केड्यूल एरियाज में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, है ना। एफ जो है आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है आपका ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। एल फॉर लैंड रेवेन्यू, है ना। डी फॉर डिफेक्शन लॉ मींस एंटी डिफेक्शन लॉ। पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्युनिसिपैलिटी। तो आपको ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि भाई 12th शेड्यूल में क्या है, तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 म्युनिसिपैलिटी है। 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत है। 10th में क्या है, डिफेक्शन लॉ है ना। 8th शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपका, टोटल शेड्यूल कितने, तो देखिए गिन के देखिए 12 ही होंगे, 12 होंगे। तो ये ट्रिक याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में लिख दीजिएगा, जब भी भूल जाएंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस उसको फिर अप्लाई कर दीजिए, है ना। क्या है, फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद, पहला शेड्यूल क्या है, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, लैंग्वेज, ओथ। देखो अभी आपको हमने अभी करवाया था, देखो मैं अभी करवाता हूं, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अभी फिर से गिनिए, देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा, टी है ना, टी है। तो टी में क्या है, टेरिटरीज है। तो टेरिटरीज किस ऑप्शन में आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर यूनियन एंड स्टेट लिस्ट बोलता तो क्या आपका फेडरल स्ट्रक्चर है ना, यूनियन स्टेट लिस्ट क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये रहा एफ। तो कितने में आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 7th पूछता तो 7th इज यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। लैंग्वेज होता तो देखिए ओ है, ओ ये क्या है आपका, ओ कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक और है, ये अदर शेड्यूल एरियाज है, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज।
22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसमें है? 8th शेड्यूल में है। तो 8th शेड्यूल ये रहा हो गया है ना, 8 में है। ओथ एफर्मेशन किसमें है? देखिए TEA एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन कितने में? 1 2 3, तो 3rd में है। इजी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड शेड्यूल रिलेट्स टू सैलरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, पंचायत। फिर से आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो सेकेंड शेड्यूल बोला TE, तो ई मतलब क्या है आपका? एमुलमेंट्स में मतलब सैलरी, तो ऑप्शन ए करेक्ट। लैंग्वेजेस में अभी हमने बताया 8th शेड्यूल में है ना। पंचायती राज किसमें है आपका? 11th में है। लैंड रिफॉर्म किसमें है? कैसे हमने लिखा था? TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड, जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए है, ठीक है, ओल्ड PM, ठीक है। तो 8th, ये क्या है? 9th, तो 9th में है। मैं बार बार ट्रिक लिख रहा हूं, याद रहेगा, नहीं याद रहता है क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए, फिर उसको गिन लीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th देखिए, 3rd शेड्यूल में क्या लिखा है? 3rd शेड्यूल में तो TEA कौन सा है? टीयर्स, सॉरी क्या है? TEARS, टीयर्स है ना। तो 3rd शेड्यूल में लिखा है अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, तो फॉर्म्स ऑफ ओथ, लैंग्वेजेस, लैंड, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो करेक्ट आंसर इस क्या बोला? 3rd शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ MPs, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो भी है ना, इन सबका है, सबका बोला गया है ओथ एंड अफर्मेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या बोला है 25 में? ओके, 7th शेड्यूल contains language, union, state and concurrent list, salaries, land reform। तो फिर से अगर आपको लिखना, फिर से लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप भूल जाते हैं कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, चलेगा। तो अभी आप गिन लीजिए, है ना, क्या बोला है 7th शेड्यूल में? तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो क्या है? F फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट। कहां पर है आपका? हाँ, ये ऑप्शन। सैलरीज हमने अभी किया है ना, सैलरीज अभी हमने किया। सैलरीज कहां पर है? देखो एमेलमेंट 2 में है। लैंड रिफॉर्म किस में है? देखिए L, है ना। L मतलब क्या है आपका? ये 8 9, लैंड रिफॉर्म 9, और फिर आपका लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस क्या है? 8 लैंग्वेजेस है, बस इजी है। तो ये था हमारे ऐसे क्वेश्चंस, इसका ये पार्ट 1 है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, उस पर भी हम करवाएंगे। हमारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत जल्दी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकंड बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, 1-2 दिन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के हमारे प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से है। होली स्पेशल चल रहा है, 50% ऑफ है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन में बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए देख लीजिए, एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ्स करेंगे तो उनका 2000 है, रीजनिंग का 1000, जीके जीएस जो है वो आपका 1500 है, और जनरल इंग्लिश जो है 500 है। तो ये आपका टोटल पैकेज है, आप ऐसे देख सकते हैं ना, इजी है। और साथ ही में हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट जो है ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके ऑफलाइन प्राइसेस हैं। अभी होली स्पेशल में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस सबका क्या है प्राइस हमने डिस्काउंट में दिया है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक आप देखिए, एक फ्री यहाँ पर लिखा है, फ्री एक स्टूडेंट। आप कोई भी कोचिंग के हैं, आपने ऑलरेडी क्लासेस कर लिए हैं, क्लासेस करने के बाद आपको ऐसा लगा है कि यार मुझको ना ठीक से समझ में नहीं आया है, या फिर मुझको एक बार फिर से करना है। अभी आप बार बार कितने कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, उसमें पैसा भी बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा है कि आप हमारे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके जस्ट 4000 है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ये एकदम फाउंडेशन बैच होगा, क्रैश कोर्स नहीं है, फाउंडेशन बैच होगा जिसमें हम डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, ये आपका 3 मंथ्स का कोर्स है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री हमें मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी क्वेरीज है मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज के आंसर्स देने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे किस तरीके से आप तक पहुंचा सके,
और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स अभी घर पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कि आप स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए। एग्जाम से पहले 2 मंथ्स पहले अगर आप ये सोच के चलेंगे कि भाई हम 2 मंथ्स के पहले ही स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आने दो, तब आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस एक वास्ट सिलेबस है। एपीएसएसबी का जो पहला, जो अगर हम देखें, अगर पीवाईक्यूज देखें तो बहुत इजी था, अब वो इजी नहीं रहा, थोड़ा क्वेश्चन चेंज आ रहा है। पहले आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स इतने नहीं आते थे, अब भर भर के आ रहे हैं। इसी वजह से टाइम लगता है थोड़ा, तो इसी वजह से मैं आपको सभी को, स्टूडेंट को बता रहा हूं, आप लोग काइंडली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं या फिर घर पे पढ़ रहे हैं, उन सबको अभी से सीरियस हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से हार्ड वर्क कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। एक एक चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, उनको रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो मुझे बताइएगा जरूर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।